हाय। आज हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन यानी कणों के निकाय और घूर्णी गति चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज नोन एज। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन यानी कि स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है। तो जिस तरह से पहिया लुढ़कता है किसी सतह पर, तो उस पहिए में रोटेशनल मोशन भी होता है, अपने एक्सिस के चारों ओर वो घूमता है और साथ ही साथ वो सतह पर आगे भी बढ़ता है। तो इस पहिए में दोनों मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, स्थानांतरित गति और घूर्णी गति। तो इन दोनों को कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो रोलिंग मोशन कहलाता है, लोटनिक गति जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में रोलिंग मोशन, लुढ़कना। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज ऑलवेज एट। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र सदैव कहाँ पे होता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, मे बी विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो, इसका आंसर है डी, कहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो या बाहर हो या अंदर हो, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। जैसे कि एक वलय, रिंग, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। लेकिन इस तरह का अगर जो हम आकृति जो दिखा रहे हैं, इस तरह की आकृति अगर हो तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ज्यामितीय केंद्र पे नहीं होगा। और जहां पे सेंटर ऑफ मास होता है वहां पे द्रव्यमान का कोई हिस्सा हो या ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां पे द्रव्यमान का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो सिमेट्रिकल शेप होते हैं, जैसे ये वृत्ताकार वलय, इसका ज्यामितीय केंद्र पर होता है। लेकिन इरेगुलर शेप या अनियमित आकार का जो वस्तु होता है उसका ज्यामितीय केंद्र पे नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंदर या बाहर कहीं भी रह सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक समरूप छड़ में द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड। तो यूनिफॉर्म छड़ है ये, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ठीक बीचों बीच होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा आंसर, छड़ के बीच में, बी। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का विमी सूत्र होता है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। आर क्रॉस एफ को आर एफ साइन थीटा भी कहते हैं। फिर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एफ इज द फोर्स। और टॉर्क क्या होता है, जो रोटेशनल इफेक्ट देता है, घूर्णी गति कराने वाला बल ही टॉर्क कहलाता है या बल आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ फोर्स का क्या होता है, एम ए यानी एम एल टी माइनस टू, और आर, आर क्या है डिस्टेंस, तो एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, डी हो जाएगा इसका आंसर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जड़त्व आघूर्ण का विमी सूत्र होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। एम फॉर मास एंड आर इज द डिस्टेंस। तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हो जाएगा इसका आंसर एम एल स्क्वायर टी जीरो। आंसर डी है इसका। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ टॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा बल आघूर्ण का रेखीय अनुरूप है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि बल आघूर्ण क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट देता है, यानी कि घुमाने वाला बल, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाला बल ही बल आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ ट्रांसलेटरी एनालॉग बोल रहा, रेखीय अनुरूप क्या होगा, तो रेखीय अनुरूप इसका क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, फोर्स, जो कि किसी वस्तु पे बल लगता है और उसमें गति उत्पन्न कर देता है। तो इसका रेखीय अनुरूप क्या है, बल है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ कपल प्रोड्यूसेस। एक बल युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, मतलब एक जोड़ा बल अगर लग रहा है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो वो कौन सा इफेक्ट देगा। जैसे मान लीजिए बॉटल का एक ढक्कन को हम खोलते हैं अगर, तो एक डायरेक्शन में इस तरह से लगाते हैं और एक एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तभी ये क्या करता है, बॉटल का ढक्कन रोटेशनल मोशन करता है और ये ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें
बल युग्म लगाया हमने, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ रोटेशनल मोशन देता है, केवल घूर्णी गति देता है, ओनली रोटेशनल मोशन। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव, शुद्ध रेखीय गति में पिंड के सभी कण। तो शुद्ध रेखीय गति यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ रोटेशनल मोशन वाला कोई बात नहीं है। जैसे मान लिया एक ब्लॉक है और ये एक सतह है, इस पे खिसकाया जा रहा है, तो जब खिसकाया जा रहा है तो ये प्योर रोटेशनल, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, शुद्ध रेखीय गति है। तो इसमें क्या होगा, ईच पार्टिकल का, जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें सभी पार्टिकल्स का क्या होगा, एक समान वेग होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक समान वेग, सेम वेलोसिटी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे लिखते हैं, आई से, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज कॉल्ड, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, एल कहलाता है। एल यानी कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण मल्टीप्लाइड बाय कोणीय वेग, यानी एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है। इसको याद रखेंगे, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जड़त्व आघूर्ण जो है वो द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी कि कैसे, कहाँ पे मास ज़्यादा है या कम है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक वलय अगर लेते हैं और एक उसी आकार का एक चक्ति लेते हैं और दोनों का द्रव्यमान सेम है, अगर दोनों का द्रव्यमान सेम है, और डिस्क लेते हैं एक, तो दोनों का जो जड़त्व आघूर्ण है वो फिर अलग अलग हो जाएगा। भले ही इन दोनों का मास सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग है। यहाँ मोस्ट ऑफ द मास जो है वो कहाँ पे है, सेंटर से दूर दूर पे है। ठीक है, तो जितना ज्यादा दूर होगा सेंटर से, उसका जड़त्व आघूर्ण उतना ज्यादा होता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, जहाँ एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस है रोटेशन का, तो यहाँ से जितना ज्यादा दूर पे मास होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो ये नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है कोणीय वेग पर, कोणीय वेग पर ये डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पूछा जा रहा है किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा देखते हैं, अक्ष के विभिन्न स्थिति पर, मतलब किस अक्ष के चारों ओर ये घूम रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। एक वलय अगर है तो वो बहुत सारे अक्ष के परी तक घूम सकता है। कैसे, जैसे एक वलय है, ये वलय है, तो इसका एक अक्ष है जो इसके तल से लंबवत गुजर रहा है, तो इस अक्ष के चारों ओर इस तरह से वो घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या इसका हो सकता है रोटेट करने का एक तरीका, ये अक्ष है और यहाँ पे है इस तरह से, तो इसके चारों तरफ भी तो घूम सकता है, ये ऐसे ऐसे। ये वलय जो है, समझेंगे बात को, ये मान लिया एक्सिस है और ये एक रिंग है, तो ये रिंग इस अक्ष के चारों ओर इस तरह से भी तो मूव कर सकता है। तो इस समय अगर इस तरह का ये रोटेट करेगा तो इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण कुछ और होगा, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अब चेंज हो गया है। पहले इसके सेंटर से गुजर रहा था और इसी इसके तल पर परपेंडिकुलर था, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया, तो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कुछ और होगा, और अब जो अभी इस बड़े वाले सर्कल पे घूम रहा है तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कुछ और होगा। तो अक्ष के विभिन्न स्थिति पर भी निर्भर करता है और घूर्णन धुरी पर भी निर्भर करता है कि किस धुरी पर हम ले रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी निर्भर करता है। तो ये हो गया इसका आंसर, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा आंसर एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये किस बात पर निर्भर कर, इस किस स्थिति पर प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर प्रभाव डालता है। तो वस्तु की आकृति और आकार, यही होगा इसका आंसर। वस्तु का आकृति और आकार कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि उसका सेंटर ऑफ मास कैसा होगा। वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि ये नहीं होगा, वस्तु का रंग से कोई मतलब नहीं, उसके तापमान से भी कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वस्तु के आकृति
और आकार, आकृति और आकार पे ही निर्भर करता है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। जैसे कि मेरा अगर वीडियो आपने देखा होगा सेंटर ऑफ मास का, मैंने बहुत अच्छी डिटेल में बनाया है। एक समरूप रॉड है, एक समरूप छड़ है, इस तरह से एक समरूप छड़ है, पतला छड़ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। लेकिन अगर इस पोर्शन में अगर हम कोई चीज लगा करके इसका वेट को हम ज्यादा कर दें, इसका मास को हम बढ़ा दें, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास खिसक के यहाँ पर आ जाता है, भारी वस्तु की तरफ में इसका सेंटर ऑफ मास खिसक जाता है। तो इसके आकार और आकृति पे डिपेंड किया, पहले कुछ और आकार था और अब कुछ और इसका आकृति हो गया है। तो यह किस पे डिपेंड करता है, वस्तु की आकृति और आकार पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, कोणीय संवेग। तो अभी मैंने लिखा था L इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा, कोणीय संवेग। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू आर इंटू एम वी, ठीक है, वेयर आर इज द डिस्टेंस एंड एम वी इज द लिनियर मोमेंटम। तो आर का क्या होगा, एल डिस्टेंस माप रहा है, एम एम यानी मास, तो एम हो जाएगा, और वी वी का होता है एल टी माइनस वन। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। समझ में आया। इससे भी चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है, आई ओमेगा, तो जड़त्वाघूर्ण का पहले निकालना होगा, फिर ओमेगा का निकालना होगा, कोणीय वेग का। लेकिन उससे ज़्यादा आसान ये है, एल इक्वल्स टू आर इंटू एम वी, डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर डिस्टेंस से, तो कोणीय संवेग निकलता है। और आर क्या हो गया, आर है तो डिस्टेंस है यानी एल, और एम हो गया मास, और वी हो गया एल टी माइनस वन। इसको अगर अच्छे से लिखें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आता है। क्लियर है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ अ वॉच, एक घड़ी का सेकंड की सुई का कोणीय वेग होता है। तो सेकंड की सुई कितने समय में एक पूरा चक्कर लगाती है, 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण लगाती है, यानी कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 2 पाई का एंगल बनाती है कितने मिनट में, 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। और कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी। तो एक पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई और कितना समय लगा, 60 सेकंड का, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका हो जाएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका आंसर, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया ये। सबसे पहले क्या पूछा गया, फिर से समझ लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी होता है, ये फॉर्मूला पता है। अब थीटा यानी एक पूरा चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री का, यानी 2 पाई लिख सकते हैं उसको, और कितने समय में, 60 सेकंड में, और समय का मात्रक सेकंड होता है इसलिए 60 लिखा है मैंने, 1 मिनट नहीं लिखा है। कितने किसमें कन्वर्ट किया है मैंने, सेकंड में। अब 2 से 60 को कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 30 बचेगा, यानी हो गया इसका आंसर पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का यूनिट क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा एल इक्वल्स टू आर इंटू एम वी होता है। तो आर हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि मीटर, और मास केजी, और वी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आंसर सी हो जाएगा। ये समझ में आया सभी को। आर यानी डिस्टेंस तो मीटर होगा, एम यानी मास यानी केजी होगा, वी यानी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसको अच्छे से लिखें तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आंसर सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following figure does not have its center of mass at its geometric center? तो geometric center पे सर्कल का होगा ही, इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी होगा, रेक्टेंगल का भी होगा, सिर्फ इसका नहीं होगा। अनियमित बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन, अनियमित आकार का जो बहुभुज होता है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following factors affect the magnitude of torque? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बल आघूर्ण पर प्रभाव डालता है। आरोपित बल और लीवर आर्म की लंबाई, वस्तु का द्रव्यमान और आयतन, वस्तु की दिशा, वस्तु का तापमान और रंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आरोपित बल और लीवर आर्म लंबाई। कैसे, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ,
आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आर क्या होता है, लीवर आर्म की लंबाई, और ये फोर्स होता है वन ऑफ द फोर्स। अगर मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है इस तरह का, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वाला पॉइंट फिक्स है बीच वाला, तो ये क्या करेगा, इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये इस एक्सिस पे रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो लीवर आर्म ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को आर बोलेंगे, और यहाँ पे एक फोर्स जो लग रहा है वो एफ हो गया, था आर क्रॉस एफ होता है इसका आंसर, आर क्रॉस एफ। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आरोपित बल और लीवर आर्म की लंबाई पे डिपेंड करता है, बाकी ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टॉर्क इज कंसिडर्ड पॉजिटिव इन रोटेशनल सिस्टम। एक घूर्णन प्रणाली में बल आघूर्ण धनात्मक माना जाता है, ठीक है। तो इसमें उल्टा होता है, घड़ी की उल्टी दिशा ही पॉजिटिव होती है, घड़ी की विपरीत दिशा। इसका क्या हो जाएगा, जब यह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, व्हेन इट कॉजेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जब टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देता है तो वो क्या कहलाता है, यानी घुमाने वाला बल किसी वस्तु को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है और इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये कौन सा दिशा हो गया, क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो ये पॉजिटिव रोटेशनल इफेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टॉर्क होगा ये, ठीक है। इसके उल्टा अगर घूमेगा तो वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, और एक फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू आर इंटू एम वी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, आई ओमेगा मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। कोणीय वेग इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो ये डेरिवेशन करने की चीज़ है, डिराइव करते हैं, तो इसका आता है 2/5 mr² होता है सॉलिड स्फीयर, यानी अंदर से भी भरा हुआ है, खाली नहीं है, अंदर से भी भरा हुआ है और सॉलिड स्फीयर है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू क्या होता है, 2/5 mr²। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। यानी द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण उसके व्यास के परितः, जैसे ये गोला है और उसके व्यास के परितः, तो ये व्यास हो गया, तो इस व्यास के परितः इस ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, तो ये डिराइव करने की चीज़ है। ये आता है इसका 2/5 mr², इसे याद रखेंगे, 2/5 mr² होता है ठोस गोले का। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5 mr², सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल विथ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसका होता है 2/3 mr², 2/3 mr², किसका, स्फेरिकल शेल का, जो अंदर से खोखला होता है, खोखले गोले का व्यास के परितः। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ द नेट एक्सटर्नल, इसका हो जाएगा आंसर ए, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। एक वस्तु रेखीय संतुलन में होगा यदि इस पर लगने वाला कुल बाहरी बल शून्य होता है। जब बाहरी बल शून्य होता है तो ये कैसा होता है, रेखीय संतुलन में होता है, यानी कि वो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहेगा। अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम में रहेगा, और अगर एक समान गति की अवस्था में है तो वो गति में बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक पतली वृत्ताकार वलय का उसके अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण जो उसके केंद्र से होकर गुजरता है तथा इसके तल पर लंबवत है, तो ये हो गया रिंग, और इसके सेंटर से गुजर रहा है और इसके चारों ओर ये घूम सकता है, तो और इसके तल पर लंबवत है, ये तल है इसका, ये जो है रिंग, इसके तल पर ये लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr², ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ सी सॉ
वेयर शुड अ हेवियर पर्सन सिट टू बैलेंस विथ अ लाइटर पर्सन ऑन द अदर साइड। झूले में एक भारी व्यक्ति को दूसरी तरफ हल्के व्यक्ति के साथ संतुलन बनाने के लिए कहाँ बैठना चाहिए? तो ये मान लिया एक सी सॉ है, ठीक है, और यहाँ पे एक हल्का व्यक्ति बैठा हुआ है। तो एक भारी व्यक्ति कहाँ बैठेगा कि ये बैलेंस में रहेगा? ये जो सी सॉ है ये बैलेंस में रहेगा, तो कहाँ बैठेगा वो इस धुरी बिंदु के करीब बैठेगा। तो क्या होगा? ये बैलेंस हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धुरी बिंदु के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोणीय संवेग किन घटकों पर निर्भर करता है? यानी एंगुलर मोमेंटम। तो एल इक्वल्स टू क्या होता है? आई ओमेगा। एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो? निम्न में से कौन नियत होता है जब किसी पिंड पर लगने वाला बाहरी बल आघूर्ण शून्य हो? तो जब बल आघूर्ण शून्य होगा यानी टॉर्क घुमाने वाला बल जीरो होगा, तो उसका क्या होता है? कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन? यदि एक वस्तु पर, यहाँ पे पर बल ये नहीं होगा, बल आघूर्ण शून्य हो, तो उसके कोणीय त्वरण पर के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो जब बल आघूर्ण शून्य हो यानी टॉर्क जो है वो जीरो होगा, तो उसका त्वरण, कोणीय त्वरण भी क्या होगा? जीरो होता है। ठीक वैसे ही जैसे लीनियर मोशन में हम जानते हैं एफ इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए। तो जब फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? जीरो होता है। तो रोटेशनल मोशन के टर्म में फोर्स जो है वो टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण के अनुरूप होता है। तो उसी तरह से एक्सेलरेशन जो है वो कोणीय त्वरण के अनुरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे कोणीय त्वरण भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा यह अवश्य ही शून्य है। इट मस्ट बी जीरो। कौन? एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मतलब कि इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि जो जैसी स्थिति में है वो वैसी स्थिति में ही रहेगा, उस पर बाहरी प्रभाव का कोई असर नहीं होगा। जैसे कोई वस्तु कब घूर्णन संतुलन में होता है? जब वह विराम में होता है, जब उस पर लगने वाला कुल बलाघूर्ण शून्य होता है, जब उसमें कोणीय वेग नहीं होता है, जब उसमें कोई कोणीय त्वरण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य होता है। घुमाने वाला बल, बलाघूर्ण मतलब किसी वस्तु को रोटेट कराने वाला फोर्स। तो जब वह जीरो होगा तब क्या होगा? वो जो बॉडी है वो जिस रोटेशनल मोशन में था या विराम में था वो विराम में रहेगा, या रोटेशनल मोशन वो उसी तरह से करता रहेगा। कब? जब टॉर्क जीरो होगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्हेन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है? तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो एम यानी कि मास, तो इसका क्या होता है? केजी, और आर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द रेडियस ऑफ gyration? What is the radius of gyration of a spherical shell of mass m and radius r about its diameter? द्रव्यमान m और त्रिज्या r के खोखले गोले का उसके व्यास के चारों ओर परिभ्रमण त्रिज्या क्या होगी? पहले ये जानते हैं रेडियस ऑफ gyration या परिभ्रमण त्रिज्या क्या होता है। तो ये मान लिया एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि ये अक्ष है जिसके चारों ओर एक बॉडी, कोई बॉडी है वो इस पाथ पे मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और ये इरेगुलर शेप का है यानी अनियमित आकार का है, किसी फिक्स आकार का नहीं है, अनियमित आकार का है, जैसा तैसा टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, मान लिया यहाँ पे है,
तो सेंटर ऑफ मास का, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसेंट्रेटेड, एज्यूम्ड टू बी कंसेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। तो ये मान लिया एक पॉइंट है, और यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन के। तो किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन को के से डिनोट करते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू, इसका रिलेशन क्या है इसके साथ, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम ये जो फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन दिया उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है खोखला गोला है, कैसा गोला है, खोखला गोला। तो इसका आई कितना होता है, इसका आई होता है 2/3 mr²। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो ये 2/3 mr² को यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो 2/3 mr² इक्वल्स टू एम के, एम से एम कैंसिल, तो हमारा के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू √2/3, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं आप, √2/3 इंटू आर बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा √2/3 इंटू आर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2/3 √3 एंड मल्टीप्लाइड बाय आर। क्लियर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, इट इज ओनली अ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये था 30 क्वेश्चंस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस को लेने का। अगला सवाल है, इफ अर्थ वेयर टू श्रिंक सडनली देन ड्यूरेशन ऑफ द डे वुड, यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ जाए तो दिन की अवधि में क्या बदलाव होगा। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार क्या होता है, आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, यानी आई जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ठीक है, तो जब वो अचानक से सिकुड़ जाएगी तो मोस्ट ऑफ द मास जो है वो एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के तरफ आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द मास क्या होगा, उसका एक्सिस के पास आ जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर उसका जड़त्वाघूर्ण निर्भर करता है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, घट जाएगा, ताकि यह अमाउंट कांस्टेंट रहे। इस बात को समझेंगे, इसी से इसका आंसर मिल जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी घटता है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहे। तो चूंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी सिकुड़ जा रही है, इसका मतलब जो अधिकतर मास जो है वो सेंटर के आसपास आ जाएगा, एक्सिस के पास आ जाएगा। तो एक्सिस के पास आ जाएगा तो इसका जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, इसका जड़त्वाघूर्ण घट जाएगा। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण घट जाएगा। क्यों, क्यों घट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, mr² होता है, जहां आर क्या है, आर हो गया डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, उस मास का डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो घट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पृथ्वी के जो दूर दूर पर स्थित जो मास है, द्रव्यमान है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष के नजदीक आ जाएगा। तो इसका आई जो है वो घट जाएगा। तो आई जब घट जाएगा तो क्या होगा, आई जब घट जाएगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कोणीय वेग बढ़ जाएगा। कोणीय वेग बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी। तो तेजी से जब घूमने लगेगी तो एक दिन का समय क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका हो जाएगा इसका आंसर डिक्रीज। समझ में आई बात। पृथ्वी का तेज घूमने का अर्थ क्या हुआ, जल्दी दिन रात होने लगेंगे, और जल्दी दिन रात होने लगेंगे तो एक दिन का जो समय अवधि है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाएगा, डिक्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। सौर मंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का एक उदाहरण है? तो इसका भी आंसर होगा कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सन है और कोई प्लैनेट है पी, वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, सर्कुलर नहीं होता है, वो थोड़ा इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, और जो सन है वो उसके एक फोकस पे केंद्रित होता है। तो जब नजदीक आता है प्लैनेट तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, और जब दूर जाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, नजदीक आने से स्पीड बढ़ गया यानी कि उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गया, तो उसका जो आई है जड़त्वाघूर्ण वो घट जाता है, और जब दूर जाता है कोई ग्रह तो उसका आई यानी कि जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी घट जाता है। इस तरह से क्या होता है, इसका जो कुल कोणीय संवेग है यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व्ड रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ एंड इट्स मास रिमेन्स द सेम देन अ डे विल बी ऑफ। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तथा उसका मास यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो एक दिन होगा। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं। यह कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है कि पहले वाला और बाद वाला जो संवेग होता है वो दोनों बराबर होता है। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा इक्वल्स टू आई डैश ओमेगा डैश। ये हो गया पहले वाला आई ओमेगा, और ये आई डैश और ओमेगा डैश ये बाद वाला हो गया जड़त्व आघूर्ण और उसका कोणीय वेग। तो पहले जो था वो कितना था, यदि पृथ्वी को एक ठोस गोला माना जाए तो उसका जड़त्वाघूर्ण कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है उसकी त्रिज्या, इंटू ओमेगा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2/5 एम, और त्रिज्या आधी हो गई है तो यहाँ पे आर की जगह पे कितना हो जाएगा r/2, और r/2 का होल स्क्वायर कितना होगा r²/4 इंटू ओमेगा डैश। अब यहाँ देखेंगे 2/5 कैंसिल, एम कैंसिल, r² कैंसिल। तो इस तरह से हमारा आ गया कितना ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डैश बाय 4 या ओमेगा डैश इक्वल्स टू 4 ओमेगा। ये एक रिलेशन आया किसमें, नया वाला एंगुलर वेलोसिटी और पुराना वाला एंगुलर वेलोसिटी में, ओमेगा डैश इक्वल्स टू 4 ओमेगा आया। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको डिलीट करके इतना नोट कर लेंगे। हमारे ये रिलेशन याद रखेंगे, ओमेगा डैश इक्वल्स टू 4 ओमेगा आया अभी तक, इक्वेशन 1 मान लिए इसको। अब क्या बोला जा रहा है कि जो उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है तो कितना होगा, तो हम जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है 2π/t, और ओमेगा डैश भी क्या हो जाएगा 2π/t डैश, नया वाला टाइम पीरियड। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं ओमेगा डैश बाय ओमेगा इक्वल्स टू, तो 2π/t डैश इंटू यहाँ t/2π हो जाएगा, 2π कैंसिल। तो यहाँ हमारा आ रहा है कितना आएगा, ओमेगा डैश का वैल्यू कितना है यहाँ पे, यहाँ से 4 ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल्स टू t/t डैश, t/t डैश। अब t क्या है उसका टाइम पीरियड, तो कितना होता है टाइम पीरियड पृथ्वी का अपने अक्ष पे कितना टाइम लगता है घूमने में 24 घंटा, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा 24/t, यहाँ ओमेगा ओमेगा कैंसिल। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 इंटू टी यानी 4t इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 24 यानी 24, यानी कि t कितना आ जाएगा, t हमारा आ गया 24, एक सेकेंड 24/4 यानी कि 6 आ गया इसका आंसर। तो कितना हो जाएगा 6 आवर्स। तो एक दिन कितने का हो जाएगा 6 घंटे का हो जाएगा, 24 घंटा से घट के 6 घंटा हो जाएगा। कब, जब पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाती है। इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ डांसर ऑन आइस स्पिन्स फास्टर व्हेन शी फोल्ड्स हर आर्म्स, दिस इज ड्यू टू। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। क्या होता है, जब वह अपने भुजाओं को यानी बाहों को वो जब मोड़ लेती है घूमते हुए, तो क्या होता है उसका
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाता है। हम जानते हैं आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो बाहों को मोड़ लेती है तो उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, इसलिए उसका स्पिन जो है वो तेज हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो इसका आंसर है सी, अचर कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा में वृद्धि, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If the ice of the Earth's poles melts and comes to the equatorial region, then the duration of the day, यदि पृथ्वी के ध्रुव का बर्फ पिघल जाए और भूमध्य क्षेत्र में आ जाए तो दिन की अवधि क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अनिश्चित रहेगा या समान रहेगा। तो जैसा कि हमको पता है क्या होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। तो पोल्स मान लिया ये पे, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, जब ये पिघलेगा तो इस क्षेत्र में आएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पर आने के कारण क्या होगा, इस पोर्शन में बर्फ पिघल कर जब आ जाएगा तो इस पोर्शन का मास बढ़ जाएगा, तो मास बढ़ जाएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि उसका जो कोणीय संवेग होता है यानी एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी घटेगा, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम रहा है वो गति धीमी हो जाएगी, धीरे घूमने लगेगी। तो जब धीरे घूमने लगेगी तो दिन 24 घंटे की जगह पे क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा अवधि। जब धीरे घूमेगी तो दिन का अवधि बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है यानी अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड है, ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इज। तो इसका आंसर होता है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर होता है ठोस बेलन का। अगला सवाल है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस बेलन का उसके अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ठोस बेलन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी के, रेडियस ऑफ जाइरेशन को के से लिखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जाइरेशन में क्या रिलेशन है, आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है। और आई का वैल्यू कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर हो जाएगा, एम से एम कैंसिल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर बाई रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है, आर बाई रूट टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर बाई रूट टू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग नोट कर लेंगे इसे। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल शेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। द्रव्यमान m और त्रिज्या r के खोखले, है ना, शेल यहाँ बोला गया है, शेल यानी खोखला, अंदर से खोखला है। तो खोखले बेलन का जो जड़त्व आघूर्ण होता है एम आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, एम आर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। व्हाट इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए सॉलिड शेल। अब उसी का क्या पूछा जा रहा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ मास m एंड रेडियस r। द्रव्यमान m और त्रिज्या r के खोखले बेलन का उसके अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें जानना चाहिए। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है किसका, खोखले बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होता है, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम के स्क्वायर। तो एम, आई का वैल्यू है एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो एम से एम कैंसिल, तो आर इक्वल्स टू के हो गया, या रेडियस ऑफ जाइरेशन के इक्वल्स टू आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, के इक्वल्स टू आर लिख लेंगे इसे, के इक्वल्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, घूर्णी गतिज ऊर्जा बराबर होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। जिस तरह से लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है,
हाफ mv²। तो जो रोल रैखिक गति में मास यानी द्रव्यमान का होता है वही रोल जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में, और जो रोल वेलोसिटी का होता है वही रोल ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का होता है रोटेशनल मोशन में। बात समझे? जो रोल द्रव्यमान का होता है वो जड़त्वाघूर्ण का होता है, जो रोल v यानी कि वेग का होता है रैखिक गति में, वही रोल रोटेशनल मोशन यानी घूर्णी गति में ओमेगा यानी कोणीय वेग का होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं और दोनों का फॉर्मूला भी मैच करता है। जैसे गतिज ऊर्जा के बारे में बोला जा रहा है तो k इक्वल्स टू हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे m है I के इक्विवेलेंट तो I लिख दिया, v का इक्विवेलेंट ओमेगा होता है तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर C। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव्यमान m और त्रिज्या r का एक ठोस बेलन अपनी धुरी के चारों ओर कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है और इसकी गतिज घूर्णन गतिज ऊर्जा है। तो अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मूला, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ किस शेप का है? वो ठोस बेलन है। तो ठोस बेलन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हाफ mr²। तो यहाँ पे पुट कर देंगे उसका वैल्यू, तो हाफ इंटू हाफ mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसे तो 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर हो रहा है, तो 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिख लेंगे इसे। If a body is rotating about an axis passing through its center of mass, then its angular momentum is directed along its, इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि एक वस्तु उसे अक्ष के चारों ओर घूम रहा है जो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है, यानी उस अक्ष के चारों ओर घूम रहा है जो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है, तो उसका कोणीय संवेग की दिशा क्या होती है? वो हमेशा घूर्णन की धुरी, ये दूरी नहीं है, ये धुरी कर लेंगे, इसे सुधार लेंगे, घूर्णन की धुरी की ओर होती है उसकी दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? तो लीनियर एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डी हो जाएगा इसका आंसर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी? यानी कि कोई बॉडी घूम रहा है, मान लीजिए इस तरह से घूम रहा है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इसी पे यहीं पे उस पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? तो जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं उसका लीनियर वेलोसिटी घटता जाता है और सेंटर पे क्या हो जाता है? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इफ अ कॉन्सेंट्रिक डिस्क इज कट आउट फ्रॉम अ सर्कुलर प्लेट, देन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। यानी एक वृत्ताकार प्लेट है, वृत्ताकार प्लेट है, इस तरह का वृत्ताकार प्लेट है और उसके बीच से कॉन्सेंट्रिक डिस्क काट कर निकाल दिया गया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो है वो क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास शुरू में जो बीच में अगर था तो उसका सेंटर ऑफ मास बाद में भी कहाँ पे होगा? वो भी बीच में ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसका जड़त्वाघूर्ण चेंज कर जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, लेकिन लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा, यानी इसका रह जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये था टोटल 45 क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन से। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उम्मीद है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।